नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू किया था रीड साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस और तीसरी यूनिट में अपने पहुंच चुके हैं। लास्ट टॉपिक अपना चल रहा है समायोजन। समायोजन की क्लास में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करने वाले हैं कुसमायोजन के विषय में। पिछली क्लास में हमने समझा था समायोजन क्या होता है, किस किस प्रकार का होता है, क्यों होता है, परिभाषाएं हमने देखी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम बात करेंगे समायोजन अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है तो वो कुसमायोजित हो जाता है। तो उस कुसमायोजित व्यक्ति को हम पहचाने कैसे, कौन कौन सी मानसिक समस्याएं उसके सामने आती हैं और वो कौन कौन से उपाय कर सकता है, वो सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये अपनी थर्ड यूनिट है, उसमें समायोजन के संकल्पना और तरीके ये अपने पढ़ रहे हैं। इसके बाद में ये जो तीसरी यूनिट है वो भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि अधिगम में आने वाली कठिनाइयां अपने इस अधिगम के टॉपिक के साथ में देखेंगे। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को, बात करें कुसमायोजन के विषय में। तो दोस्तों, इसे बड़ी आसान सी और साधारण सी भाषा में हम समझे कि हर व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत कुछ वो बनना चाहता है, बहुत कुछ उसकी आवश्यकताएं भी होती हैं, लेकिन पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति जो है अपनी सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है। जैसे हमें आपने सुना होगा कि किसी को कभी मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। यानी हर व्यक्ति को जो पूरी चीजें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, कुछ ना कुछ आप कितनी भी कोशिश करें छूटता है। तो कोई इच्छा अगर हमारी अधूरी रह जाती है तब हम क्या करें। जैसे ही हमारी कोई इच्छा थी, मान लीजिएगा डॉक्टर बनने की थी, आईएएस अधिकारी बनने की थी, कुछ और बनने की थी, लेकिन हम नहीं बन पाए, वो किसी अच्छे जीवन साथी को चुनने की थी, एक अच्छा कैरियर चुनने की थी, कोई गाड़ी खरीदने की थी, मकान खरीदने की थी, कुछ भी इस तरह की हमारी एक डिजायर हो सकती है जो हमारी पूरी नहीं हो पाती है। हम प्रयास करते हैं फिर भी नहीं हो पाती है। और जब हमें ये लगता है कि अभी नहीं हो सकता है तो व्यक्ति क्या करेगा, तनाव, कुंठा, बगनाशा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सभी चीजों का वो शिकार हो जाता है। अब उससे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। अगर वो स्थितियों से समझौता कर लेता है कि भाई नहीं मिला तो नहीं मिला, अब चलिएगा कुछ और अपने इस चीज में देखेंगे, तब तो देखिएगा ठीक है, तब तो समायोजन हो गया, उसका जीवन उसी तरह से पटरी पे चलता रहता है। लेकिन अगर वो समझौता नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में व्यक्ति तनाव, कुंठा का शिकार होकर के बीमार हो जाएगा, कुछ और चीजों को अपनाएगा, हो सकता है नशे में चला जाए, कुछ और वो करेगा, बिल्कुल उसका जो जीवन है वो अंधकार में हो जाता है। तो वो स्थिति जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, कुसमायोजित कहलाती है। सीधी सी बात है, अगर इच्छा पूरी हो गई, नहीं हुई है, हो गई तो कोई समस्या नहीं है। अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, डिजायर हमारी पूरी नहीं होती है, तो हमें परिस्थितियों के साथ में समझौता करना होता है। अगर नहीं कर पाता है तो व्यक्ति तनाव के साथ में जीना शुरू कर देता है। वो तनाव जो है उसकी मानसिक स्थिति को खराब कर देता है, एक प्रकार से उसकी समस्या ही है। यहाँ हम समझे टेक्निकली, जो हमारी साइकोलॉजी की लैंग्वेज है उसमें, कि जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति के साथ संतुलित या अनुकूलित करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो उस स्थिति को कुसमायोजन कहते हैं, और उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कुसमायोजित व्यक्ति कहते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, वो प्रयास करेगा, कुछ समय बाद में उस स्थिति से बाहर भी निकल जाता है दोस्तों। अब उसको बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी करता है। आगे देखेंगे हम। इस कुसमायोजन की स्थिति को मानसिक रोगग्रस्तता की स्थिति कहते हैं। जो समझदार व्यक्ति होगा उसको ये पता होता है कि सभी चीजें नहीं मिल पाई तो अपने क्या करें, हमने हमारे प्रयास किए, नहीं मिली, तो अब हम क्या करें, हम जीने का कोई और माध्यम हम ढूंढेंगे, किसी और चीज का प्रयास करेंगे, और इस तरह से वो अपने आप को समायोजित कर लेता है किसी न किसी उपाय के द्वारा। वो बहुत सारी मानसिक मनोरचनाएं रचता है, वो किसी दूसरी चीज पे शिफ्ट हो जाता है, कोई अन्य डिजायर ले लेता है, अपनी प्रकार को किसी न किसी प्रकार से अपने दिमाग को जो है वो संतुष्ट कर लेता है, तो समायोजित हो गया। अगर वो नहीं कर पाता है, उसमें फेल हो जाता है, तो वो कुसमायोजित हो जाएगा। और ये एक प्रकार की मानसिक रोग की स्थिति ही आती है किसी भी व्यक्ति की। यह परिभाषा से देखें, अलेक्जेंडर और स्वीट्स क्या कहते हैं, कुसमायोजन से अभिप्राय कई प्रवृत्तियों से है। ये कहते हैं भी कई प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि अतृप्ति, बगनाशा, तनाव की स्थिति से बचने की अक्षमता, मन की अशांति और लक्षणों का निर्माण। ये सारी की सारी क्या है, कुसमायोजित ही है, कुसमायोजन है। कुसमायोजन में व्यक्ति इन चीजों का सामना करता है दोस्तों।
आइजेंक और अन्य क्या कहते हैं कि कुसमायोजन वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की आवश्यकताएं और दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों में पूर्ण असंतुष्टि होती है। एक तरफ तो उसकी आवश्यकताएं हैं लेकिन वातावरण से वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उन दोनों के बीच में जो एक असंतुष्टि है उसे ही अपने असमायोजन या कुसमायोजन के नाम से जानते हैं। असमायोजन और कुसमायोजन दोनों को अपने एक ही दृष्टि में बात करेंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं जहां से अपना क्वेश्चन आता है, दो टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक तो समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी ये मानसिक रोग हैं, जो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाएगा उन्हें इन चीजों का सामना करना पड़ेगा और इन कारकों से बचने के लिए वो क्या करता है, कुछ मनोरचनाएं करता है। तो दोनों से ही एक एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से इन चीजों को सुनिएगा। सबसे पहले आता है तनाव या डिप्रेशन। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। मैं आज तनाव में हूँ, अरे भाई टेंशन क्यों ले रहा है, डिप्रेशन में क्यों आ रहा है। तो ये एक देखिएगा स्वाभाविक प्रक्रिया है। मनुष्य सामान्यतः असमायोजित रहता है और समायोजन का प्रयास जो है वो हमेशा करता रहता है। तो जो असमायोजित होगा उसमें तनाव आएगा तो फिर जाएगा ही नहीं, लेकिन जो समायोजित करने वाला होगा, समझदार जो व्यक्ति होगा, जिसका संवेगात्मक स्थिति अच्छी होगी, वो उनसे बाहर निकल जाएगा। तनाव या डिप्रेशन क्या है? ये व्यक्ति की एक तो शारीरिक और मानसिक अवस्था है, दोनों ही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति में असंतुलन और उत्तेजना पैदा करती है, जो परिस्थिति का सामना करने के लिए उसको क्रियाशील करती है। ये खराब चीज नहीं है, ये खराब चीज नहीं है। ये व्यक्ति को अगर तनाव नहीं होगा तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिएगा 3 दिन बाद में आपकी परीक्षा है, तो आपको तनाव तो आएगा, स्वाभाविक है, और आप उसमें क्या करते हैं, तैयारी को और बढ़ा देते हैं, वो अपनी जो चीजें हैं वो और करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिएगा कल आपकी परीक्षा है और आपको रात को किसी बस से जाना था और बस जो है वो समय पे नहीं आ रही है, अभी आपको पता चलता है, या ट्रेन से जाना था, ट्रेन समय पे नहीं आ रही है, तब आपके अंदर एक तनाव होगा। वो तनाव उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए आपको तैयार करता है। आप कोई अन्य माध्यम ढूंढते हैं, बस ढूंढते हैं, गाड़ी ढूंढते हैं, उससे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हैं और अपनी परीक्षा देते हैं। तो अगर वो नहीं महसूस होता अंदर से, आपको शारीरिक और मानसिक अवस्था वैसी नहीं होती, तो आप उस कंडीशन से कभी बाहर निकलते ही नहीं। तो ये एक इस तरह की अवस्था है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो और हम समझें, यदि कोई व्यक्ति किसी समय किसी परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है या असफल हो जाता है, तो वो तनावग्रस्त हो जाता है। भी कोई परिस्थिति है, जो मान लीजिएगा स्टेज पर गया, उसको था बोलना, वहां पर वो उसकी आवश्यकता थी, लेकिन वो वहां जाकर के घबरा जाता है, बोल नहीं पाता है, फेल हो जाता है, तो वो उसके अंदर उस समय क्या आ जाएगा, तनाव आ जाएगा। जैसे अभी मैंने कहा भी आपको जरूरी काम से कहीं जाना था और आप देखते देखते 1 मिनट पहले बस निकल जाती है, दूसरी आने तक आपके अंदर तनाव रहेगा। तो ये एक स्थिति है, जनरल सी कंडीशन है, तनाव है। समायोजन को ये प्रभावित करता है। जब ये आएगा तनाव, तो व्यक्ति समायोजित नहीं रहेगा, वो कुसमायोजन का शिकार हो जाएगा। जब इससे बाहर निकल जाएगा तो वो वापस वो क्या हो जाएगा, समायोजित हो जाएगा। ड्रेवर क्या कहते हैं, संतुलन के नष्ट होने की सामान्य भावना और परिस्थिति के किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की तत्परता ही क्या कहलाती है, जो है तनाव कहलाता है। फिर संतुलन होना था वो नहीं हो पा रहा है, स्थिति है वो संकटपूर्ण है, उसका सामना करने के लिए व्यक्ति को अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होता है, उसके लिए ये आपको क्या करता है, तनाव तत्पर करता है। गेट्स एवं अन्य कहते हैं तनाव क्या है, एक असंतुलन है जो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए उसको क्या करती है, प्रेरित करती है। मान लीजिए बस नहीं आई ना, तो आपके अंदर एक उत्तेजना आ जाती है अपने आप, फिर आप उस स्थिति से क्या करते हैं, बाहर निकलने का कोशिश करते हैं, कोई अन्य माध्यम ढूंढना शुरू कर देते हैं। तनाव कम करने की विधियां कौन सी है, 2 तरह की होती है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम क्या क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए कोई फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, आपको डिप्रेशन है, तो कैसे दूर करेंगे उसको, 2 टाइप के मेथड अपनी अपना सकते हैं। प्रत्यक्ष में हम क्या करेंगे, जो बाधा है उसको दूर कर देंगे, दूसरा बाधा को दूर करने के उपाय ढूंढेंगे, अन्यथा अपने लक्ष्य को ही प्रतिस्थापित कर देंगे, चलो ये नहीं तो कुछ और चीजें अपने देख लेते हैं। व्याख्या करेंगे वस्तु स्थिति की। अप्रत्यक्ष में आप क्या करेंगे, शोधन विधि, आत्मीकरण, दमन विधि, प्रक्षेपण विधि और क्षतिपूर्ति विधि को अपनाएंगे। ये सभी हमारी क्या है, मनोरचना है। इनको अपने आगे पूरा डिस्कस करेंगे, दमन कैसे करना है, आत्मीकरण, क्षतिपूर्ति, प्रक्षेपण, शोधन, ये सब अपने नेक्स्ट जो आगे अपने आएगा टॉपिक, पूरा पूरा एक एक चीज को अपने को समझना है।
दमन जो है इच्छाओं को ही दबा देना, क्षतिपूर्ति, कोई चीज़ में कमी है तो उसको पूरा करना, किसी के साथ में तादाद में जोड़ लेना, आत्मीकरण, प्रक्षेपण, अपनी कमी किसी और पे थोप देना, चीज़ों में सुधार करना, शोधन, तो ये हम आगे देखेंगे, अभी यहाँ इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आप ये देखिए तनाव को दूर करने की अप्रत्यक्ष विधि, ये एक एक करके हमें सारी पढ़नी है। फिर आती है हमारे पास में भग्नाशा या कुंठा। भग्नाशा भग्न प्लस आशा, यानी कोई हमारी उम्मीद थी वो टूट गई। ये कब होगा? भग्नाशा या फ्रस्ट्रेशन कब होगा? जब कोई काम करने के लिए आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, कोई परीक्षा है उसको देने के लिए आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और हर बार फेल होते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब व्यक्ति बिल्कुल क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा। उसको ये लगेगा कि मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं हूं, मेरे से अब कुछ नहीं हो सकता है। वो अपने आप में ही विश्वास को खो देता है। तो ये जो उसकी फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन है, ये जो निराशा की जो स्थिति है जो अपने प्रति उसके अंदर आ गई है, उसे ही हम भग्नाशा, कुंठा या फ्रस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को, काम को करने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है, फिर भी वो असफल होता जा रहा है, तो और एक समय आता है वो बिल्कुल निराश हो जाएगा, उसे लगेगा अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप में ही विश्वास खो देता है। तो ऐसी जो निराशा की स्थिति है, निराशा यानी उसे कोई आशा नहीं रही है। भग्नाशा यानी आशा का टूटना सामान्य चीज है, लेकिन आशा टूटने से निराशा आ गई, मतलब अभी वो भी पूरी नहीं हो सकती, ऐसा उसके अंदर स्थिति आ गई, तो उसे हम भग्नाशा के नाम से जानते हैं। जैसे बार बार तैयारी करने पर भी कोई विद्यार्थी आईएएस की परीक्षा में असफल हो जाता है। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि किसी प्राणी के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाना ही क्या है, कुंठा है। इन्होंने अपनी परिभाषा दी, पूछी जा सकती है, क्योंकि भग्नाशा के ये ऊपर वाले कंटेंट तो कई बार पूछे जा चुके हैं, कभी कोई नया क्वेश्चन बने तो परिभाषा से आ सकता है। कॉलेज ने क्या कहते हैं? भग्नाशा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में असफल या निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। अब मान लीजिएगा हम कहें ना, भग्नाशा तो कोई से, मान लीजिएगा आपकी एक आइसक्रीम खाने की इच्छा है, वो पूरी नहीं हुई, तो अपने उसे कोई भग्नाशा थोड़े ना कह देंगे। उससे इसमें कौन सा आपके अंदर इतना तनाव आ जाएगा कि आप अपने अंदर ही विश्वास खो देंगे कि मैं तो एक आइसक्रीम के लायक नहीं हूँ, ऐसा नहीं। भग्नाशा उसकी आवश्यकता है, जो उसकी लक्ष्य की प्राप्ति, यानी जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिएगा उसको नौकरी लगना है, वो सरकारी नौकरी लगना चाहता है, उसकी इच्छा भी है, उसकी आवश्यकता भी है, लेकिन वो बार बार प्रयास करने पर भी नहीं लग पाता है। व्यक्ति उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ करके वो खूब कार्य भी करता है, बलिदान भी करता है, फिर भी नहीं हो पाता है, या उसके मार्ग में कोई बाधा आती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भग्नाशा या कुंठा कहेंगे। सामान्य चीजों में हम इसे नहीं कहते, वो एक नॉर्मल तनाव के रूप में आता है। ये दो प्रकार की होती है भग्नाशा। कैसे कैसे? कारणों के आधार पर है, आंतरिक भग्नाशा और बाह्य भग्नाशा। आंतरिक भग्नाशा कौन सी होगी? जिसमें हम कारण हम खुद ही होते हैं, कि हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन अपनी ही किसी कमी के कारण हम बार बार रह रहे हैं, 1-2 अंकों से फेल होते जा रहे हैं, तो वो आंतरिक भग्नाशा है, हमारे अंदर की बाधा है, हम खुद नहीं कर पाए हैं कुछ, ठीक है। लेकिन बाह्य भग्नाशा कौन सी होगी? जब कोई बाह्य बाधा व्यक्ति के अंदर लक्ष्य पूर्ति में बाधा डालते हैं। जैसे मान लीजिएगा अभी आप तैयारी कर रहे हैं और 36 जो है वो लास्ट एज थी जब तक आप फॉर्म देखिए भर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे, और सरकार अभी कोई एक नया नियम निकाल देते हैं कि नहीं जी अब 36 नहीं है, अभी 33 साल तक की आप ये परीक्षा दे सकते हैं। अब बताइएगा वो आपकी कमी है क्या? आप तो तैयार हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन वो सरकार का कोई नियम हो गया ऐसा, बाहर की कोई चीज ऐसी होगी जिसके कारण आपके अंदर बाधा आ गई है, जिसमें कारण कोई बाह्य कानून, नियम या भौतिक बाधा है जिसके कारण आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो क्या कहलाएगी? वो बाह्य भग्नाशा के रूप में जानी जाएगी दोस्तों। तब ये बाह्य भग्नाशा कहलाएगी। आंतरिक कब? जब हम खुद की कमियों के कारण, सरकार का कोई नियम कानून कुछ ऐसा आ गया जिसके कारण आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बाह्य भग्नाशा के अंतर्गत आती है। एक और हमारे पास में आती है संघर्ष या द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिएगा संघर्ष हमेशा दो पक्षों में होगा, यहां भी दो पक्ष होते हैं। यहां दो पक्ष कौन से हैं? दो इच्छाएं हैं। एक ही समय में मान लीजिएगा हमारे पास में दो इच्छाएं आ गई, लेकिन हम दोनों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उसी कारण हमारे अंदर जो है वो द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति आ जाती है। जैसे मान लीजिएगा कल आपकी परीक्षा है, आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, लेकिन आपका कोई ऐसा निजी भाई बहन या मित्र है जो बहुत सालों से नहीं आया और वो भी आज रात को आ गया है और कल आपको परीक्षा देनी है। अब आप उसके साथ में बैठ करके बात भी करना चाहते हैं और आप जो है वो उस परीक्षा को भी देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे बताओ?
तो ये जो स्थिति है, यह बगनासा तो नहीं है, उसकी कोई उम्मीद नहीं टूटी है और कोई ऐसा तनाव भी नहीं है कि इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी वो समायोजित नहीं है, उसके अंदर एक अलग सी मानसिक स्थिति है, वो कभी अंदर बाहर हो रहा है, वो एक जगह स्थिर कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो संघर्ष तो है। अब उसको दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं समझौते के तौर पर क्या भी 1 घंटा मैं इसको दे देता हूँ, कल परीक्षा दे लूंगा और इसको मैं 2 दिन और आगे के लिए रोक लेता हूँ, अगर ऐसा संभव हो पाता है तो समायोजित हो जाएगा, अन्यथा फिर चलता रहेगा। तो ये जो स्थिति है वो क्या कहलाएगी, उसके द्वंद्व के रूप में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा किसी विद्यार्थी का चयन एक साथ स्कूल व्याख्याता में भी हो गया और रेलवे के बड़े अफसर के पद पर भी चयन हो जाता है। अब उसको क्या करेगा, दोनों तो नहीं चयन कर सकता ना, दोनों में से उसको करना क्या है, दोनों में से एक ही काम वो कर सकता है, एक ही सर्विस को ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पर जो है उसके सामने समस्या आती है कि दोनों में से वो किस चीज को ज्वाइन करे दोस्तों। तो यही जब तक वो नहीं फैसला ले लेता तब तक उसके साथ में संघर्ष तो आएगा ही आएगा। अब आगे हम देखें संघर्ष कितने प्रकार का होता है, तो सामान्यतः हम इसे 3 प्रकार का मान करके चलते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, 3 प्रकार जो हैं उनमें से पहला जो प्रकार है वो है परिहार। परिहार मतलब टालना होता है, वर्जन जिसे परित्याग करना होता है। एक व्यक्ति के सामने ऐसी 2 स्थितियां आती हैं, दोनों को ही वो नहीं लेना चाहता है, लेकिन एक का चयन करना पड़ेगा। मैंने कहा ना 2 परिस्थितियां हैं, एक का तो चयन उसको करना पड़ेगा, भले ही वो दोनों को ही नहीं लेना चाहता, लेकिन 2 खराब परिस्थितियों में से एक का अच्छा उसको चयन करना है। इसमें ऐसा होता है, इधर गिरा तो कुआं और उधर गिरे तो खाई। जैसे मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के दांत में दर्द है और वो डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने उसको देख करके कहा कि आपका रूट कनाल जो है वो करना पड़ेगा और उसके बाद में सही होगा, लेकिन उसको ये पता है कि इस प्रक्रिया में बहुत सारा दर्द होगा और अगर वो नहीं करवाएगा तो ये दर्द उसका, ये जो अभी दर्द हो रहा है वो लंबा होता ही रहेगा और बाद में हो सकता है उस दांत को निकालना भी पड़े। तो न तो वो उस दर्द को सहना चाहता है जो डॉक्टर की प्रक्रिया में होगा, न वो उस दर्द को सहना चाहता है जो बिना इलाज के हो रहा है, लेकिन चुनाव तो दोनों में से उसको एक को करना पड़ेगा, या तो उसको डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा या फिर उसको वो चीज सहन करनी होगी। अब यही स्थिति है, दोनों में से एक का चयन उसको करना है, तो इधर कुआं है इधर खाई है, लेकिन एक का चयन तो उसको करना पड़ेगा। ये जो स्थिति है वो परिहार या वर्जन के अंतर्गत आती है। दूसरी हम देखें उपागम में क्या होगा, दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ दोनों ही स्थितियां कौन सी हैं, नेगेटिव है, दोनों को ही छोड़ना है, लेकिन यहाँ स्थितियां दोनों ही धनात्मक है, समान लक्ष्य है, लेकिन दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में से एक का चयन करना है उसको। किसी व्यक्ति की पुलिस और अध्यापक की नौकरी साथ लग गई, अब उसको पुलिस भी बनने की इच्छा थी, अध्यापक के भी, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, एक में शांति है एक में रुतबा है, अब वो किसका चयन करे, तो ये उपागम हो गया, यानी दोनों है तो पॉजिटिव, दोनों में से एक का चयन करना है, जब तक नहीं कर पाएगा तब तक वो संघर्ष की स्थिति में रहेगा। उपागम परिहार जब एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो, तो फिर देखिएगा क्या चाहता है, जैसे मान लीजिएगा एक तो लेने वाला हो, एक तो किसी चीज के अंदर स्थिति के अंदर पॉजिटिव पक्ष हो और एक नेगेटिव हो। जैसे मान लीजिए कोई जो व्यक्ति है वो धनात्मक है और ऋणात्मक के मध्य ये संघर्ष होता है। जैसे कोई विद्यार्थी है वो आरएस बनना चाहता है लेकिन उतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या करेगा, एक चीज पाना चाहता है लेकिन दूसरा काम करने के लिए वो तैयार नहीं है, दूसरी ऋणात्मक है। जैसे मान लीजिएगा किसी पिता ने अपनी बच्ची के लिए लड़का देखना है, अब 2 लड़के उसके सामने हैं, एक देखने में सुंदर है लेकिन उसके पास में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, दूसरा गवर्नमेंट जॉब है लेकिन देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब एक में तो एक चीज उसकी पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, एक चीज पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, दोनों में से किसका चयन करे, तो दोनों को तो हो नहीं सकता, दोनों में से एक परिस्थिति उसको चयन करनी पड़ेगी। तो ये स्थिति जो है वो हमारे सामने रहती है, दोनों लड़कों में से किसी एक लड़के का वो चयन करेगा। ये तनाव संघर्ष उसके पास में जब तक फाइनल चीजें हमारी नहीं हो जाती तब तक रहता ही रहता है। ये उपागम परिहार यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के रूप में रहेगा। तो दोस्तों 3 जो उपाय हैं वो हमने देखे। तीसरे में अभी कुछ और परिभाषाएं हम देखें। तीसरे रोग के या तीसरे कारक के अंदर क्रो एंड क्रो कहता है कि संघर्ष जो है हमारा उस समय उत्पन्न होगा जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करता है जो स्वयं की रुचियों और इच्छा के विपरीत कार्य करती है। ये कुछ इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला कुछ है नहीं, याद करना है याद ही करना पड़ेगा।
फ्रॉइड में इड ईगो सुपर ईगो आ गया तो वो फ्रॉइड की परिभाषा होगी, याद रख लीजिएगा। इड ईगो सुपर ईगो के मध्य सामंजस्य का अभाव होने से ही मानसिक संघर्ष जो है वो उत्पन्न होता है। मुझे उम्मीद है मेरी बताई बातें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई हो। सच में समझ में आई है तो कमेंट करके अभी मुझे बताइएगा। वीडियो कैसी लग रही है आप उसको बताइएगा जरूर। कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा। आपके लिए है वीडियो तो उसमें चेंज किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, पॉजिटिव होगा तो। मुझे उम्मीद है ये क्लास भी आपको बाकियों की तरह अच्छी लगी होगी, और सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल कुछ और बचे हुए कारक अपने देखेंगे और फिर उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारी नई जानकारी, उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।